सब ने सीसीटीवी लगाए हुए हैं, घर के बाहर भी लगा हुआ है, पर उस एविडेंस की कोई कीमत नहीं है जी। तो अब इस नए एक्ट में ऐसे एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस में डाल दिया, उसकी वैल्यू होगी, गवाह ना भी होगा मौखिक और रिकॉर्डिंग है तो उसको सजा हो जाएगी, इससे सजा बढ़ेगी। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं डीसीपी दिल्ली पुलिस जीएस अवाना जी, जो कि प्रेसिडेंट अवार्डी हैं और 4 दशकों तक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है और आज के जाने माने एडवोकेट हैं। आज हम उनसे, मेरे पास ये 2-3 बुकें हैं, कुछ कायदे कानून थे और सर से ज़्यादा कौन जानता होगा, जहाँ 4 दशक तक सेवा दी है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 जुलाई 2024 से कुछ नए कानून आ रहे हैं, ये सुना है, मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है और ये 3 बुक भी हैं, मैंने ली हैं, मैं भी इनकी स्टडी कर रहा हूँ। ये CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दूसरा आपका IPC इंडियन पेनल कोड, एक इंडियन एविडेंस एक्ट, ये क्यों लागू हुए, कब लागू हुए और अब इनको बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? कैप्टन साहब, पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को नमस्कार करूंगा, जय हिंद कहूँगा और इन कानून के बारे में थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताऊंगा। जी सर। अंग्रेजी राज को देखो तो अंग्रेजी जो राज था अंग्रेज़ों का, उसके 2 हिस्से हैं जी। एक हिस्सा है ईस्ट इंडिया कंपनी, जब कंपनी का राज था, और एक हिस्सा है कि जब डायरेक्ट क्राउन का राज हुआ, विक्टोरिया जो थी वो उसके डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया के जी हाथ में सत्ता डायरेक्ट चली गई। पहले थी कंपनी के थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। हुआ ये था, आप सबको पता होगा कि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जिसमें मंगल पांडे ने मेरठ से शुरू किया था और फिर वो सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो जो सत्ता थी वो डायरेक्ट क्राउन ने अपने हाथ में ले ली। तो फिर जितने भी सरकार के हिस्से होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, उन सबको शुरू किया। जी सर। 1857 के बाद में 1860 के आसपास पुलिस एक्ट बना। उससे पहले पुलिस ही नहीं थी। जी। अच्छा, उससे पहले पुलिस ही नहीं थी? पुलिस ही नहीं थी। ओके। आर्मी और पुलिस एक होती थी, वो ही काम जो है आर्मी ही पुलिस का करती थी और इस तरह से व्यवस्था थी। पुलिस पहली बार 1857 के बाद अलग हुई, पुलिस एक्ट बना। और जो हमारे 3 क्रिमिनल एक्ट हैं, इंडियन पेनल कोड जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये प्रोसीजरल कोड है, और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट, जो एविडेंस के बारे में बताता है क्या चीज़ एविडेंस होती है, क्या नहीं होती है। जो प्रोसीजर कोड है वो प्रोसीजर बताता है भाई कैसे FIR लिखी जाएगी, कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कैसे कोर्ट में डिसीजन होगा, कैसे उसकी ट्रायल होगी सर, ये सब बात। और IPC कौन कौन से अपराध हैं, उसमें कौन कौन सी सज़ा है। जी। तो ये 3 मुख्य थे। ये 1860, 61, 62 इसी दौरान ये तीनों एक्ट बने और जब से ये लगातार एक्ट चल रहे थे। जी। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने इनको अडॉप्ट कर लिया, इन्हीं एक्ट को, और वो चलते रहे। उसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए, कुछ सेक्शंस बदल दिए गए, इनऑपरेटिव कर दिए, तो ये काफ़ी दिन से चल रहा था। अब इतना पुरानी चीज़, उसके सब अभ्यस्त हो गए, सबके जुबान पे ये सारे सेक्शन भी रट गई। आज इतनी रट गई कि एक आम आदमी भी ये कहता है कि कोई आदमी
चीट करता है तो उसको कहते हैं बड़ा 420 है। हाँ, वो धारा 420 लगी। 420 इसने 302 कर रखी जी, मर्डर है। मतलब इतने सालों में वो सेक्शन ही शब्द बन गए। जी, मतलब आम जनता में भी वो चीज़ें आ गई। हाँ, जो प्रोफेशनल आदमियों को जानने वाली जो चीज़ें थी अब वो आम जनता के व्यवहार में भी आ चुकी। अब 2023 में भारत की जो संसद है उसके दोनों सदनों ने पास किया, राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर किए और ये कानून बन गया। और उसमें लिखा कि कब से लागू होगा इसके लिए अलग से सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। अब सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया जी, और 1 जुलाई से ये कानून लागू हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम रहेगी जी, वकीलों के लिए भी, पुलिस के लिए भी, जजेस के लिए भी, सबको सीखना है। तो जो नए आएंगे उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जो शुरू से आएंगे जो इन बिटवीन जो सिस्टम में हैं उनके लिए अगेन ये कोई लॉ कर रहा है जी, अब उसने 2 साल कर लिए, तीसरे साल में है, तो पहले 2 जो साल उसने किए हैं वो तो पुराने लॉ में किया है, उसको इरेज करना पड़ेगा और इसको फीड करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेज जी। है और ट्रांजिशन में हमेशा बहुत दिक्कतें आती हैं। अब सवाल उठता है, जो आपका मेन सवाल था, इसकी जरूरत क्या थी? जी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, भाई क्यों इसमें बीच में फंसाया? सर, सबको पता था, चल रहा था, ठीक है। देखिए, मैं आपको कुछ 2-4 मोटी बात आम आदमी की दृष्टि से बताता हूँ। जी सर। सबसे बड़ी बात होती है किसी को सज़ा दिलाने में सबूत। सेक्शन तो कोई बात नहीं, ये धारा इसकी बजाय ये धारा होगी, कोई बड़ी बात नहीं। सबूत, जब आज से 150 साल पहले ये कानून बने तो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं था, करेक्ट, केवल ओरल एविडेंस था, मौखिक। सबको पता है गवाही होती थी, भाई ये गवाह है, इसने गवाही दी तो उसको सजा होगी। जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, इंडियन एविडेंस एक्ट में इम्पोर्टेंस क्या, जिक्र ही नहीं है, जिक्र नहीं। तो 2 तरह के कैप्टन साहब एविडेंस होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी एविडेंस होता है। तो जो प्राइमरी एविडेंस होता है वो अपने आप में संपूर्ण होता है। जी, अगर एक आदमी ने भी देख लिया कि हाँ साहब ऐसे ऐसे मर्डर किया, वो अपने आप में संपूर्ण है, वो ओरल एविडेंस है, उसने चश्मदीद गवाह है, देखा, उसके आधार पे सज़ा हो सकती है। जी, सेकेंडरी एविडेंस, जिसको प्रूव करने के लिए कोई कोरोबरेटिव एविडेंस दूसरा लेके आना पड़ेगा, तो उसकी कुछ महत्व नहीं है। जी, यहाँ तक की बात है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जी जब आया 2008 में, सर, तो उसका दूसरा वर्जन था, पहला 2000 में, फिर 2008 में। तो कुछ चेंज इंडियन एविडेंस एक्ट में भी किए गए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो चेंज किए गए उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी डाल दिया जी, पर उसमें ये नहीं बताया कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया, एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है। जी, अब कुछ दिन तक तो कोर्ट उसको सेकेंडरी मानते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ना तो ये प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, अब अपने हिसाब से चलो। ये कॉमन है, कुछ जैसा आप मानो, जो भी मानो, विवेक तो के ऊपर छोड़ हाँ, दिया। उसकी वजह से सजाएं नहीं हो रही थी। जी, अब आम आदमी तो गवाही देता नहीं है आजकल, डरता है, गुंडे के खिलाफ है, और दूसरा एविडेंस कुछ है नहीं। तो जो कन्विक्शन रेट है, सज़ा जो है, वो ना के बराबर लोगों को मिल रही है, जिसकी वजह से सारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो फेल हो रहा है। है। जिसके अंदर जो खामियां थी उसका वो लोग आप फायदा देख उठा रहे लें हैं। बदमाश को
50-50 उसके ऊपर केस हैं और फिर भी सज़ा नहीं है, वो पार्लियामेंट में भी आ जाता है। जी। तो आज सब ने सीसीटीवी लगाए हुए हैं, घर के बाहर भी लगा हुआ है, पर उस एविडेंस की कोई कीमत नहीं है। जी। तो अब इस नए एक्ट में ऐसे एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस में डाल दिया, उसकी वैल्यू होगी, गवाह ना भी होगा मौखिक और रिकॉर्डिंग है तो उसको सज़ा हो जाएगी, इससे सज़ा बढ़ेगी। ये मैंने एक मोटी सी बात आपको बहुत ही बताई। अच्छी बात आपने ये कही कि अब तक किसी की वीडियो भी सामने आ जाती है तो उसको नहीं माना जाता था। हाँ, लेकिन अब जो जिसको साथ छेड़ाखानी नहीं की गई है, रॉ है, वीडियो है, तो वो एविडेंस के प्राइमरी एविडेंस में मानी जाएगी। हाँ, यानी कि उसमें किसी तरह से, जैसे जब रिकॉर्डिंग होती है उसमें कोई एडिटिंग ना की गई, जी। कुछ जोड़ा तोड़ा ना गया हो, जी। तो वो एविडेंस प्राइमरी एविडेंस रहेगा। पहली बात, ये तो मैंने आपको बताया एविडेंस एक्ट का, जी, क्योंकि मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। सर। अब मैं आता हूँ मेन एक्ट के ऊपर, इंडियन पेनल कोड, हिंदी में कहूँ भारतीय दंड संहिता, यानी कि दंड, पेनल दंड, किसी ने गलत काम किया है उसको दंड। पर अब जिसको रिप्लेस कर रहा है वो है भारतीय न्याय संहिता। जी। दंड और न्याय में क्या फर्क है? दंड तो ये है कि उसने क्राइम किया, उसको सजा दे दी। जी। भाई इससे उस जो नुकसान किया, जान माल का नुकसान किया, वो जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको फांसी आपने लगा दी, ठीक है, संतुष्टि हो गई कि भाई इसने गलत काम किया था, इसको सजा मिल गई। पर उसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? न्याय तो जब होगा जब उसकी भरपाई होगी, उसको सजा होगी। करेक्ट। न्याय तो जब होगा कि उसको भी कंपनसेट करे। इस नए जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें ये प्रोविज़न है कि जो उसको जुर्माना कर दिया साथ में 2 लाख 4 लाख, ये जुर्माना उसको जाएगा जिसका नुकसान हुआ। जी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो खामियां थीं, अब उनको दूर कर दिया गया है। हाँ, बहुत सारी खामियां थी। आपको सुन के हैरत होगी जी कि टेररिज्म था ही नहीं। हम और सेक्शनों में ये सब करते थे, टेररिज्म नाम की कोई चीज़ थी नहीं। अब इसमें डिफाइन कर दिया। ऑर्गेनाइज क्राइम, बड़े बड़े रैकेट चलते हैं सर, बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से चलते, ये भी नहीं था, इसमें कर दिया। मॉब लिंचिंग थी नहीं, अब आ गई। जो राष्ट्रद्रोह था और राजद्रोह था, राष्ट्रद्रोह नहीं था, राजद्रोह था। जी। राज और राष्ट्रद्रोह में फ़र्क ये है कैप्टन साहब सर कि मोदी जी का राज है, उस वक्त अंग्रेज़ों का राज होता था। जी। आप मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये सेडिशन है। जी। ये राजद्रोह है। ये जो राज कर रहा है उसके खिलाफ अगर बोलते हो तो आपको जो भी सजाएं हैं, तगड़ी तगड़ी सजाएं हो जाएंगी। जी। अब एक सरकार काम नहीं कर रही है, जनता की चुनी हुई सरकार है। भाई मैं जनता हूँ, मुझे उसकी कमियों के बारे में बोलने का तो अधिकार होना चाहिए। जी। क्यों नहीं बोलूँगा मैं उसकी जो कमियां हैं? अब नए कानून में जो राजद्रोह था उसको ख़त्म कर दिया और उसकी जगह राष्ट्रद्रोह आ गया। राष्ट्र सर्वोपरि है। हाँ, ना कि राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा, इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलेगा, इंडियन जर्नल के खिलाफ बोलेगा, ये राष्ट्रद्रोह है। जी। आप मोदी जी के बारे में बोले जितना बोले, उसकी सरकार की कमियां गिनाएं, पर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं राष्ट्र के, उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। जी। वो अब सजा है, ये चेंज हुआ है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है
उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया, BNSS। जी। कुछ प्रोसीजर्स चेंज किए। अब प्रोसीजर, जैसे एक प्रोसीजर था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जी, जो भगौड़े होते थे, भाग जाते थे, अब उनको भगौड़ा किया और केस चल दिया। केस चला, एक केस में 6 लोग थे, एक भाग गया, उसको PO डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, 5 की सज़ा दे दी, सारी सुनवाई हुई, सब कुछ हुआ। अब उसको पकड़ा गया 2 साल 4 साल बाद, अब उसके लिए सुनवाई फिर से होगी। ये था, अब उसको ख़त्म कर दिया है। अब उसकी बजाय वो चाहे भाग जाए, वो भागा तो वो उसकी बात है, उसको ठीक है, 2-4 बार इश्तेहार देंगे, नोटिस देंगे, ये करेंगे। अब उन 5 के साथ ही उसको भी सज़ा हो जाएगी, जब पकड़ा जाएगा तो वो चल बेटे सज़ा में जाएगा। हाँ, जेल में जाए। ऐसे चेंज, जो कि आज आवश्यकता थी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र ये सब चीज़ें की गई हैं। अब प्रोसीजर में क्या चेंज है? एक सबसे बड़ी समस्या थी, किसी को गवाह बना दिया। अब वो कोर्ट में जाते हुए डरता है, कोर्ट उसको 2 बार 4 बार बुलाता है, वो डरता है, वहाँ पे उसके सामने बदमाश भी खड़े जी, वो कैसे गवाही दे? वो आता ही नहीं था कोर्ट में गवाही देने। अब ये सुविधा कर दी है कि वो सीधा BC से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो से अपने घर से गवाही दे देगा। यानी कि आज जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल दिया है। इसमें जो मुख्य रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, जो इतने सालों में टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन हुआ है उसका समावेश करके उसको आज का जो समय है उस पे लाके ये कानून बनाए गए। तो साथियों, अभी आपने सुना जो पुराने कानूनों में खामियां थीं, उस समय जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, आज वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो उन सब का समावेश किया गया है, उन खामियों को दूर किया गया है, और बहुत ही सरल भाषा में, जो अगर मैं ये कहूँ कि लेमैन लैंग्वेज में DCP साहब ने समझाया, क्योंकि सर के पास इतना अनुभव है, 4 दशकों तक ये लॉ एंड ऑर्डर ही उन्होंने मेंटेन किए हैं, और अब कानून की रखवाली में हैं, कानून की सहायता दे रहे हैं लोगों को। सर, आपने बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में ये जो नए कानून आए हैं इनके बारे में अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे पता है कि आप कुछ सुधार के लिए, करने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे आके। आप जब भी मुझे अवसर देंगे मैं आऊँगा, और हमेशा मेरा प्रयास ये रहा है कि सरल भाषा में आम लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। मैं आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं कि उन्होंने पेशेंस से ये बातें सुनी। जी सर, थैंक यू सर।